नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग हार्ट फेलियर पढ़ रहे थे। हार्ट फेलियर के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट फेलियर। उसमें हम लोग खत्म किए थे हार्ट फेलियर का डेफिनेशन, कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर एंड साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। हम लोगों ने खत्म किया था राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में एंड लेफ्ट साइडेड में हार्ट फेलियर में किससे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने से पल्मोनरी सिम्टम्स आएगा एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ओवरलोड होगा एंड लेफ्ट साइड होने से पल्मोनरी ओवरलोड होगा। हम लोगों ने राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स को अच्छी तरह से डिस्कशन किया था पार्ट 1 का वीडियो में। जो लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो हार्ट फेलियर का, वो लोग पहले हम लोग का चैनल में पार्ट 1 का वीडियो अवेलेबल है, उससे पहले देख लो, उससे समझ लो डिफरेंस बिटवीन राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तब ये वीडियो देखो तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने एक ही टाइप्स पढ़ा था, जो राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अभी हम लोग और 2-3 टाइप्स का टाइप पढ़ेंगे हार्ट फेलियर का। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। एक हम लोग का खत्म हो गया था। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। पहला क्या होता है, प्री लोड वर्सेस आफ्टर लोड हार्ट फेलियर। ठीक है। नेक्स्ट सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। थर्ड होता है फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हार्ट फेलियर। और मैंने एक जो खत्म कर चुका था लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर वर्सेस राइट साइडेड हार्ट। ये हम लोग का पहला पार्ट में डिफरेंस हम लोगों ने खत्म किया था और इसको हम लोगों ने अच्छे से टॉपिक को डिस्कशन किया था। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का सिम्टम्स कैसे आते हैं, पल्मोनरी सिम्टम्स आएगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट किसके साथ अटैच है, पल्मोनरी को तो लंग्स के साथ अटैच है। एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर किसके साथ अटैच है, सिस्टमेटिक के साथ। मतलब जो फ्लूइड ओवरलोड होगा, हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होकर हार्ट और फंक्शन नहीं कर पाता है। जब हार्ट फेलियर में राइट साइडेड का हार्ट काम करना बंद कर देगा तब फ्लूइड ओवरलोड कहां पे होगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में। जब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड ओवरलोड होगा, बैक फ्लो कहां पे होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकता है, पेडल एडिमा होगा, जितना भी टाइप का सिस्टमेटिक डिस्फंक्शन है वो शो करेगा। तो ये हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुका था। जो लोग नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लो। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड फेलियर। प्रीलोड के नाम से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए पहले से, मतलब हार्ट कंट्रैक्शन होने से पहले, जैसे कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो उसमें ज्यादा हो जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीज वेनस रिटर्न हो जाएगा। इंक्रीज वेनस रिटर्न के वजह से प्रीलोड मतलब हार्ट में ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। एंड आफ्टर लोड में क्या होगा, सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीलोड और आफ्टर लोड में क्या डिफरेंस है। प्रीलोड आफ्टर हार्ट फेलियर क्या होता है एंड आफ्टर लोड हार्ट फेलियर क्या होता है। देख लो प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। प्रीलोड में क्या होता है, इन दिस केस इंक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट। वेनस रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा हार्ट को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज, उसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वॉल्यूम बढ़ता है तब प्रेशर बढ़ता है। आप लोग को पता है, मतलब एक पाइप के अंदर मतलब ज्यादा पानी है, मतलब ज्यादा पानी है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, पानी बहुत ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली टू प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से लीड्स टू हार्ट फेलियर। ये समझ में आ गया, इसे बोलते हैं प्रीलोड फेलियर। आफ्टर लोड फेलियर मतलब इसमें क्या होता है, इंक्रीज सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस। जब सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अब क्या होगा, आफ्टर लोड मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन ब्लड को, बॉडी को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा पाएगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड जब नहीं जा पाएगा, प्रेशर इंक्रीज इन द हार्ट।
प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लीड्स टू हार्ट फेलियर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। प्रीलोड फेलियर क्या होता है, प्रीलोड फेलियर के केसेस में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड वेनस रिटर्न हार्ट को ज्यादा होता है, उसके वजह से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर लीड्स टू हार्ट फेलियर, मतलब वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम लीड्स टू हार्ट फेलियर। एंड आफ्टरवर्ड में क्या होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोमेटिक रेजिस्टेंस, सिस्टोमेटिक सर्कुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज इन द हार्ट लीड्स टू हार्ट फेलियर। तो समझ में आ गया आप लोगों को प्रीलोड फेलियर एंड आफ्टरलोड फेलियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टोलिक फेलियर वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर। आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल नहीं हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल अनेबल टू पंप द ब्लड टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड नहीं भेज पा रहा है। डायस्टोलिक फेलियर मतलब क्या होता है, ये कब होता है, डायस्टोल के टाइम। ठीक है, डायस्टोल के टाइम क्या होता है, डायस्टोलिक फेलियर मतलब इसमें क्या होगा ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को आगे नहीं भेज पा रहा है, इसमें क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न बढ़ने से ज्यादा होगा, इंक्रीज वेनस रिटर्न होगा तो ब्लड क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज इन, कहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज इन हार्ट। तो वॉल्यूम बढ़ने से आप लोगों को पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लीड्स टू डायस्टोलिक फेलियर और हार्ट फेलियर। समझ में आ गया सिस्टोलिक फेलियर एंड डायस्टोलिक फेलियर। नेक्स्ट होता है, इसी को ही बोलते हैं जो मैंने लिखा था फॉरवर्ड फेलियर एंड बैकवर्ड फेलियर। फॉरवर्ड फेलियर मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक फेलियर इज आल्सो नोन एज फॉरवर्ड फेलियर बोल सकते हो, उसे क्लासिफिकेशन अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉरवर्ड मींस आप लोगों को पता है आगे जाना, तो जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो सिस्टोल नहीं हो पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में आगे ब्लड नहीं जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक फेलियर। तो आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रॉब्लम की वजह से हार्ट फेलियर हो गया, तो उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड फेलियर। और बैकवर्ड फेलियर मतलब ज्यादा ब्लड रिटर्न, वेनस रिटर्न ज्यादा होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट को, तो राइट साइड हार्ट में क्या होगा, ब्लड भरेगा, ब्लड जमेगा, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड फेलियर और इसे बोलते हैं फॉरवर्ड फेलियर। हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर वर्सेस राइट साइडेड हार्ट फेलियर, प्रीलोड फेलियर वर्सेस आफ्टरलोड फेलियर, देन हम लोगों ने पढ़ा सिस्टोलिक फेलियर वर्सेस डायस्टोलिक फेलियर, देन हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड फेलियर वर्सेस बैकवर्ड फेलियर। समझ में आ गया, ये 4 टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर था। हम लोगों ने कॉजेस और सिम्टम पढ़ चुका था, टाइप्स भी हम लोग खत्म कर दिए। नेक्स्ट हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फेलियर। ठीक है, आप लोग को अभी हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आप लोग को पता है पहले क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम लोग क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का एज कितना है, आप लोगों को पता है ग्रेटर देन 65 एज रिस्पेक्ट होते हैं, एज कितना है, सेक्स कौन सा है, मेल या फीमेल है, जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री और प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या है, एंड प्रेजेंट कोई भी डायबिटीज था कि हाइपरटेंशन था कि नहीं, एनी टाइप ऑफ सीएडी पहले था कि नहीं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीएडी का होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये सब अदर डिजीजेस प्रीवियसली प्रेजेंट था कि नहीं, हिस्ट्री में सब चेक करेंगे, स्मोकिंग का हिस्ट्री था कि नहीं, अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री था कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करेंगे इन केस ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग
चार चीज करेंगे, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन करेंगे। ये सब चीज हम लोग करके देखेंगे, हार्ट का साउंड सुनेंगे, कौन सा हार्ट का नॉर्मल साउंड है, कौन सा अबनॉर्मल साउंड है, क्या साउंड आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, हम लोग पेडल एडिमा को चेक कर सकते हैं, पैर में एडिमा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में मोस्ट मार्क फीचर होता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में मोस्ट मार्क फीचर क्या होता है, पेडल एडिमा। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, सिस्टमैटिक डिस्फंक्शन की वजह से लोअर लेग में एडिमा हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो होता है आइडेंटिफाई किससे करते हैं, टूटी इकोकार्डियोग्राफी। इसमें हम लोग पता कर पाएंगे, टूटी इकोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं। देन टूटी इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, टूटी कैसे दिख रहा है इकोकार्डियोग्राफी। और हम लोग अकॉर्डिंग टू इको में हम लोग का क्या पता चल जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम में बोल रहा हूं, हम लोग को पता चल जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल कितना होता है, 30 to 70। इसका अंदर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इससे कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने से वेंट्रिकल कितना परसेंटेज ब्लड देता है उसे बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, इंजेक्शन फ्रैक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 50 से लेस हो रहा है, इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग इको हो गया, नेक्स्ट होता है डॉपलर। कलर डॉपलर भी हम लोग बोलते हैं उसे, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। ये चीज भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे से हम लोग को पता चल जाएगा कार्डियोमेगाली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कार्डियोमेगाली को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे एक्सरे से। क्लियर, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन एक मैंने चीज लिखा है, मतलब परसेंटेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब होने से कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्ट होता है उसे बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। ये लिख के रखो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोगों को पता है एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये आपको पता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml। फाइन है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होते एक सेकंड में कितना ml ब्लड इजेक्ट करता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को, एक सेकंड में, उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर, एक सेकंड में कितना ब्लड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को इजेक्ट करता है उसे बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट क्या है, एक मिनट में, वो एक सेकंड में कितना कर रहा था, एक मिनट में कितना कार्डियक मतलब कितना ब्लड इजेक्ट होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को, कितना इजेक्ट होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, उसे क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या बोला मैंने, एक मिनट में कितना होता है, तो एक मिनट में कितना बार हार्ट धड़कता है, अप्रोक्सी 72, और एक सेकंड में कितना हो रहा था 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा 70 ml इनटू हार्ट रेट 72, अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5000 ml। समझ में आ रहा है ये चीज, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक कैसे होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बाय एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 120, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 50 ml। टोटल कितना हुआ 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ 70 ml। कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे 70 ml है वो समझ में आया, 70 ml। एंड कार्डियक आउटपुट कितना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट।
तो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, हार्ट रेट कितना है 72, नॉर्मली कितना होगा 5000 ml या 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। समझ में आ रहा है। अब इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा 70 बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120, नॉर्मली 50 to 70% होता है। क्लियर है, जैसे हम कैलकुलेट उसका कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करना 70% आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम आता है जो 70 ml है, कार्डियक आउटपुट के साथ है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट जो 5000 ml होता है। एंड इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। समझ में आ गया, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसने क्या मतलब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो बोला है 2 साइन प्लस ग्रेटर देन 2 साइन प्लस ग्रेटर देन 2 सिम्टम्स प्लस कार्डियक बायोमार्कर पॉजिटिव कार्डियक बायोमार्कर। ठीक है, कैपिटल कार्ड में बोलते हैं प्रो बीएनपी, बी फॉर बीएनपी मतलब ब्रेन नाइट्री यूनिटिक पेप्टाइड। ये एक प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन रिलीज फ्रॉम कार्डियक ब्लड वेसल्स। ये एक प्रोटीन है, कहां से रिलीज होता है, कार्डियक ब्लड वेसल से रिलीज होता है। क्या, ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। जब क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर की वजह से 2 साइंस एंड 2 सिम्टम्स, उसके साथ प्रो कार्डियक बायोमार्कर जो है प्रो बीएनपी वो पॉजिटिव होने से अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इट इज अंडर हार्ट फेलियर, तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट फेलियर। ये समझ में है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, क्लियर। और हम लोग देखते हैं इकोकार्डियोग्राफी हो गया और ईसीजी चेंजेस देखते हैं। ईसीजी नॉर्मली हार्ट फेलियर में इतना चेंजेस नहीं होता है, फिर भी एसटी सेगमेंट एलिवेटेड रहता है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो गया। आप लोग को डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन खत्म हो गया। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखे, एक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के बारे में क्या क्या उसका साइन सिम्टम्स दिया था उसके बारे में चेक किया, प्रो बीएनपी के बारे में देखे, वो क्या है, एक प्रोटीन है जो ब्लड वेसल से कार्डियक ब्लड वेसल से रिलीज होता है। एंड क्या देखा हम लोगों ने, हिस्टोग्राफी किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसके साथ 2D इकोकार्डियोग्राफी किया, और इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है अकॉर्डिंग टू इजेक्शन फ्रैक्शन वो भी डिजीज का अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100 मतलब परसेंटेज में होता है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 1 सेकंड में कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, 1 मिनट में कैसे इजेक्ट होने से बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट निकालने से हम लोग को मिल जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया कि और 3 टाइप मतलब टाइप्स का हार्ट फेलियर एंड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हम लोग अब देखेंगे उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मोस्ट आप लोगों को पता होगा, मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक चीज पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पहले आप लिख लीजिए, उसका समझा दूंगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, डिजॉक्सिन, ड्रग ऑफ चॉइस डिजॉक्सिन होता है। एंड एक्यूट हार्ट फेलियर में रामिप्रिल, ये कौन सा ड्रग है,
इनहिबिटर से, है कि नहीं? ये एसी इनहिबिटर से। और हम लोग क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए। हम लोग नाइट्रेट्स देते हैं, हम लोग डायरेटिक्स देते हैं फ्लूइड वॉल्यूम मूवमेंट को कम करने के लिए। मोस्ट यूज होता है थायराइड, डायरेटिक्स, ठीक है, थायराइड डायरेटिक्स यूज करते हैं। और भासाडाइलेटर जैसे कि हाइड्रोलाजाइन। समझ में आ रहा है? हम लोग एक्यूट हार्ट फेलियर के केसेस में मोस्ट कॉमनली क्या होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाए, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं डिजॉक्सिन, जो एक आइनोट्रोपिक एजेंट है। आप लोग डायरेक्ट इधर लिख सकते हो आइनोट्रोपिक एजेंट, जैसे कि मैं क्लासिफिकेशन में लिखा हूं तो आप लोग लिख सकते हो आइनोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट क्या है, डिजॉक्सिन है। तो आप लोग आइनोट्रोपिक एजेंट दे सकते हो। आइनोट्रोपिक एजेंट का नाम क्या है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगा। आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ड्रोनोट्रोपिक मतलब वेलोसिटी को कम करता है, एंड डिजॉक्सिन क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को बढ़ाएगा, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक मतलब कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगा, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट को कम करता है। तो एक ही साथ दो काम कर रहा है, कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है एंड हार्ट रेट को भी कम कर देता है। कौन, डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन है, इट इंक्रीज द फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, फोर्सफुली कंट्रैक्शन करता है जिससे कि मतलब आफ्टरवर्ड बढ़ सके, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन ना हो, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, वो कौन ठीक करवाता है, डिजॉक्सिन ठीक करता है। ठीक है, डिजॉक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्सरेट के लिए हम लोग देखेंगे टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ARBS, एक्यूट हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है रामिप्रिल, क्रोनिक एक्यूट फेलियर में और सॉरी क्रोनिक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस है डिजॉक्सिन। तो एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसको मैंने हम लोग का टॉपिक मतलब फार्माकोलॉजिकल टॉपिक में ये टॉपिक है, आप लोग जाके दे सकते हैं, बहुत अच्छा से हम लोगों ने फार्माकोलॉजी को मतलब डिस्कशन किया है कैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करने से हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये फ्लूइड ओवरलोड को मैनेज करता है, एसी इनहिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 होने नहीं देता है। नेक्स्ट क्या होता है, बीटा ब्लॉकर। आप लोगों को पता है हार्ट बीटा ब्लॉकर का काम क्या है, दो टाइप का बीटा ब्लॉकर होता है, एक होता है बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड बीटा 2 ब्लॉकर। बीटा 1 मतलब हम लोग का एक ही लॉन्ग्स है, तो एक में ही प्रेजेंट है, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ में प्रेजेंट होगा, लॉन्ग्स में, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट दो है बीटा 2, बीटा 2 मतलब दो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बीटा 1 मतलब एक ही क्या है बॉडी में, हार्ट है, तो बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होगा, हार्ट में। बीटा 2 मतलब दो लॉन्ग्स है, याद रखने के लिए, तो बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, लॉन्ग्स में। तो बीटा 1 ब्लॉकर हार्ट क्या करेगा ना, हार्ट रेट को कम करेगा, कौन, बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्या मैं लिखा हूं, ARBS आप लोग दे सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एससी क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 होने को रोक देता है, लेकिन ARBS क्या होता है, वो जो एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। उसको ब्लॉक करने से क्या होगा, एंजियोटेंसिन और कन्वर्ट ही नहीं, कन्वर्ट तो नहीं मतलब एंजियोटेंसिन बन ही नहीं पाएगा, रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आप लोगों को पता होगा, देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन वासोडायलेटर इफेक्ट करने के लिए, फॉर द वासोडायलेटिंग इफेक्ट। तो वासोडायलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, एग्जांपल क्या देते हैं हम लोग, सॉर्बिटेट। सॉर्बिटेट के नाम से ब्रांड नेम से आता है, हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, NTG नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, और डायबिटीज, डायबिटीज मोस्टली यूज करते हैं थायराइड डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब डाई और डाई मतलब दो, यूरेटिस मतलब यूरिन। क्या होता है ना, हार्ट फेलियर के केसेस में फ्लूइड ओवरलोड होता है, तो फ्लूइड ओवरलोड को ठीक करने के लिए, फ्लूइड बॉडी से निकालने के लिए हम लोग क्या देते हैं, डायबिटीज थेरेपी देते हैं। डायबिटीज थेरेपी में थायराइड डायबिटीज, क्लोरोथायराइड एंड क्लोरोथायराइड मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलाजेन। हाइड्रोलाजेन क्या है, डायरेक्ट वासोडायलेटर है, डायरेक्ट ब्लड वेसल के ऊपर इफेक्ट करके वासोडायलेशन करता है, उसकी वजह से ब्लड को जो सेल टिश्यू को परफ्यूजन होता है, तो बॉडी सेल और टिश्यू टेस्ट मतलब क्या होता है ना, बिना परफ्यूजन से डेथ नहीं होती, मतलब कुछ दिन और अच्छे से उनको सप्लाई हो पाएगा, तो सेल एंड टिश्यू डेथ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डिजॉक्सिन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी जो ड्रग्स है
नाइट्रोग्लिसरीन, वो भी अलग टॉपिक रहेगा फार्माकोलॉजी का। और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ARBS एंड SC, ये दोनों हम लोग को मतलब हम लोग का चैनल में है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, पहले स्टॉप करना है स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म को स्टॉप करना है। देन एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज दैट इज एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, और क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है रेगुलरली, नेक्स्ट होता है रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो क्या होता है ना, जो भी हम लोग हार्ट फेलियर होने के बाद क्या कर सकते हैं, हार्ट फेलियर तो डिजीज हो चुका है, अभी हम लोग मेडिकेशन लेंगे, फिर भी हम लोग को थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी को फिट रखने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हम लोग को खाना चाहिए, बॉडी कैसे फिट रहेगा। जो भी बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, उस चीज को अवॉइड करना है। एंड डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना है, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना है, तो पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, मतलब फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हाइपरवोलेमिया, एंड हाइपरवोलेमिया की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो हाइपरटेंशन होने का भी चांसेस बहुत रहता है। और क्या है, हम लोग को रेगुलरली इंटरवल के अंदर हम लोग को चेकअप करवाना है, बॉडी को ठीक से चेक करेंगे तो जो भी आप नॉर्मल फाइंडिंग है वो हम लोग दे सकते हैं। और एक चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसको हम लोग यूज करते हैं मतलब मेडिकेशन के हिसाब से, ठीक है। और क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं किया जाता है, फिर भी ओपन हार्ट सर्जरी जैसे CABG का प्रोसीजर होता है, एंजियोग्राफी भी मतलब करते हैं केसेस में। और क्या होता है ना सर्जिकल मैनेजमेंट में, जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हार्ट फेल हो रहा है, जैसे कि सोचो कि एक होता है कार्डियोवर्टर मतलब होता है कार्डियोवर्टर, मतलब CAD होता है, मतलब एक असिस्टेड डिवाइस होता है, मतलब क्या उसमें ना सिस्टोल के टाइम मतलब सिस्टोलिक फेलियर हो रहा है, डायस्टोल अच्छे से हो पा रहा है, सिस्टोल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होता है ना इंट्रैक्टेबल कार्डियोवर्टर रहता है, तो उसमें क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब डायस्टोल हो जाएगा, सिस्टोलिक फेलियर हुआ है, मतलब सिस्टोलिक से हो नहीं पा रहा है, एक सर्जिकली एक प्रोस्थेटिक डिवाइस लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा, उसके वो क्या करता है ना, जब बॉडी में डायस्टोल होगा, डायस्टोल के बाद सिस्टोल होना चाहिए, सिस्टोल क्या होगा, सिस्टोल नहीं हो पाता है, लेकिन वो डिवाइस क्या करता है ना, सिस्टोल में हेल्प करता है। सिस्टोल में हेल्प करेगा तो ब्लड इजेक्ट हो जाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को, और हार्ट फेलियर जैसा सिस्टोलिक फेलियर जैसा सिम्टम्स नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसे ही कुछ डिवाइसेस रहता है, तो आप लोग को सर्जिकल मैनेजमेंट समझ में आ गया। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजॉक्सिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये हम लोग अच्छा से उसके ऊपर फार्माकोलॉजिकल वीडियो में जब पढ़ाएंगे डिजॉक्सिन और नाइट्रेट, विकास सर आप लोग को पढ़ाएंगे, तो आप लोग देखना, ठीक है। तो आप लोग को हार्ट फेलियर समझ में आ गया, हम लोग को पहला पार्ट देख लेना, फिर दूसरे पार्ट देख लेना। तो ये आप लोग का हार्ट फेलियर का टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग का एंजिना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग हार्ट ब्लॉक देखेंगे और कार्डियक डिसरिथमिया पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग AB नर्सिंग एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए और अच्छा चीज सीखते जाइए। एंड आप लोग को ये वीडियो देख के कैसे लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कौन सा टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक भी कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसके ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।